कैसे हो बच्चों? आज के क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स। इससे पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका एक लेक्चर और बचा हुआ है, जो थ्योरेटिकल सेक्शन है। बोर्ड के व्यू से आप सोच सकते हो सेल को पढ़ना है, सेल बैटरी जो है वो आपको पढ़ना है, जिनका लेक्चर हम कभी आपको लगवा देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, ठीक। जितने भी समझने वाली रिगार्डिंग बातें थी वो सारी बातें हम लोग कर लिए। अब जो आज का जो चैप्टर स्टार्ट होगा, वो कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक्स होगा। शब्द ही है, देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट का स्टडी करना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, कोई रिएक्शन कितना स्लो है, या किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने टाइम लग रहे हैं, या कोई रिएक्शन जो है का स्पीड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सपोज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, हर एक चीज को हम स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको जानना है केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग, बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि ये रिएक्शन जो हो रहा है उसका मैकेनिज्म कैसा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कौन से कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, है ना, आपका प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, कोलिजन कैसा है ना, ये सब पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि ये चीज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दो तीन चीज समझिएगा ध्यान से। ये आपका एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक सिंपली चैप्टर का भूमिका है बाबू। क्या है बोलो? भूमिका होता है ना, किसी चीज को स्टार्टअप करने से पहले, है ना, हम लोग जैसे दौड़ने से पहले वार्म अप करते हैं, तो उसी तरह इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बेसिक जो कुछ चीज है केमिकल काइनेटिक्स का, उसको हमको जानना जरूरी है, मगर एग्जाम व्यू से नॉट टू, है ना, कह सकते हो टू मच इम्पोर्टेंट। यस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको है। ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है बोलो? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, बोलो, क्या बोलोगे? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट को जानना, कोमा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग, बोलिएगा क्या? फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन लाइक टेम्परेचर, कोमा, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का जो स्टडी होगा कि आखिर जो है वो कितने फास्ट में हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, प्लस मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो किस पाथ से हो रहा है। क्लियर, समझ में आया ना? किस पाथ से हो रहा है, कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, समझे बात को। एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और जो फैक्टर्स रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन,
ये सभी का स्टडी आपको क्या कहलाएगा, बोलो, केमिकल काइनेटिक्स कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में हम किस किस चीज का स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं, साथ में जो रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका भी स्टडी करते हैं। ओके बाबू, इसको लिख ले बाबू ना, चलिए लिखिए। अब जो है ये केमिकल काइनेटिक्स जो है इसको आप स्पीड के हिसाब से, रेट के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। स्पीड या रेट के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, वो रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाता हो। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, वो रिएक्शन जो महीनों बाद होता हो। तीसरा मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसको आप स्टडी कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका रेट लगभग क्या है। समझिएगा ध्यान से फिर से। वेरी फास्ट रिएक्शन, सपोज मैं क्या कर रहा हूं, किसी रिएक्शन को स्टडी करने के लिए बैठा ऐसे करके, और आंख का पलक झपके पता चले रिएक्शन हो गया, मैं स्टडी नहीं कर पाया, मैं स्टडी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो जो रिएक्शन है 10 के, एक तो सेकेंड, उसमें भी 10 के पावर -14 टू 10 के पावर -16 रेंज, ध्यान दीजिएगा इस ऑर्डर का सेकेंड। एक सेकंड बीतने में तो टाइम नहीं लगता, 10 के पावर -14 सेकेंड टू 10 के पावर -16 सेकेंड के ऑर्डर का जो कंप्लीट होने में टाइम लगता है, उस टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, पलक भी नहीं झपकेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। यदि रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है पलक झपके बिना, क्या, सपोज मैं स्टडी कर रहा हूं, बहुत देर से सोचा भैया स्टडी करने गया, थोड़ा पलक झपका, रिएक्शन कंप्लीट, स्टडी भी नहीं कर पाया, डेटा नहीं लिख पाया, कुछ भी नहीं भैया, क्या स्टडी करेंगे। तो उस टाइप के रिएक्शन का स्टडी करने के लिए आपको महंगा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मगर स्पेशली बोला जाता है कि नॉर्मल वे में उस टाइप का जो वेरी फास्ट रिएक्शन होगा उसका स्टडी कर पाना आसान नहीं होता है, टिपिकल है फास्ट। सेकेंड आपका आता है मॉडरेट टाइप ऑफ रेट, है ना, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन जिनका स्पीड ना तो बहुत तेज होता है और ना तो बहुत स्लो होता है, ना तो बहुत तेज होता है ना तो बहुत स्लो होता है, उनका स्पीड जो है वो मॉडरेट होगा, बीच में होगा। कहने का मतलब उसको आप स्टडी कर सकते हो। तो कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन को स्टडी आसानी से करता है। क्लियर? थर्ड जो है वेरी फास्ट रिएक्शन भी हो सकता है। वेरी फास्ट, वो रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट हो, वेरी फास्ट रिएक्शन, सॉरी वो तो हो गया था यार, वेरी फास्ट हो गया, मॉडरेट हो गया, सॉरी वेरी स्लो रिएक्शन, पता चला कि वो रिएक्शन जो महीनों में होता है उसका स्टडी कर पाना और भी टिपिकल है। पता चले आयरन का जो रस्टिंग है, बचपन से पढ़े हैं, क्या आप आयरन का रस्टिंग लगातार कैसे हो रहा है उसको आप नहीं देख पा रहे होगे। हमने लोहा को पानी में छोड़ा, तुरंत रस्टिंग नहीं आता है, महीनों लग जाते हैं अपर सरफेस, उसके बाद कोरोजन होता है। यस या नो? यस। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो वो रिएक्शन जिसको स्टडी करने में महीनों लगे, भैया कोई रिएक्शन को आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम बैठे और इसको स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने में महीनों लग रहे हैं, एक दो दिन नहीं, महीने तक बैठ करके रहोगे, खाने जाओगे, सोने जाओगे, उतने ही टाइम में रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका उतना देर तक बैठा हुआ सारा काम व्यर्थ बर्बाद।
यस या नो बोलिए। चलिए ठीक। तो जो महीनों भर चलने वाला रिएक्शन है उसका भी स्टडी आसानी से नहीं हो सकता। जो बहुत जल्दी होने वाला रिएक्शन है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, उसका भी स्टडी जल्दी नहीं हो सकता। हम लोग स्टडी किसका कर सकते हैं? मॉडरेट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए भगवान भी कहते हैं नेचर लव्स नॉर्मलिटी, नेचर को नॉर्मल इंसान पसंद है। ना तो ज्यादा तेज होना चाहिए और ना तो ज्यादा कमजोर होना चाहिए। जो ज्यादा कमजोर हुआ वो भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। और लोग बचपन में कहावत पढ़े, जो ज्यादा तेज हो गया तो वो क्या बन गया? पागल बन गया। बोला हाँ या ना? तो उसी तरह रिएक्शन में भी है, वेरी फास्ट रिएक्शन स्टडी नहीं कर सकते, वेरी स्लो रिएक्शन स्टडी नहीं कर सकते। हम लोग स्टडी करेंगे तो केवल और केवल मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन को ही स्टडी कर पाएंगे। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग लिखे, है ना। चलिए अगला, टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। On the basis of rate, chemical reaction divided into three types। तीन टाइप्स का भैया, तीन टाइप्स का। सबसे पहला कौन सा? बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो यार, बोलो। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा। तो स्पीड के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, तीन टाइप का रिएक्शन पढ़े, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और बोलो मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन से यहां बोल सकते हैं दीज रिएक्शन कंप्लीट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है बहुत ही तेजी, एंड टाइम रिक्वायर्ड to complete this type of reaction is 10 raised to power minus 14 to 10 के पावर माइनस 16 सेकेंड। इसी रेंज में 10 के पावर माइनस 14, 10 के पावर माइनस 16। यस यस। तो क्या होता है? दिस रिएक्शन कंप्लीट वेरी फास्ट, बहुत तेज हो जाता है। टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है? ये आपका 10 के पावर माइनस 14 टू 60। और यूजुअली ये रिएक्शन जो होता है, दीज रिएक्शन आर, मेनली जो ये रिएक्शन होता है, दीज रिएक्शंस आर मेनली आयनिक। जो आयनिक रिएक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, दीज रिएक्शन आर मेनली आयनिक। यह रिएक्शन मेनली आपका क्या होता है? आयनिक होता है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन क्या होता है? आयनिक। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। रिएक्शन कैसा होता है पहचानेंगे, आयनिक रिएक्शन होता है और इसमें जो टाइम है वो बहुत कम टाइम लगेगा, वेरी फास्ट होगा। तो 10 के पावर माइनस 14 मतलब एक में इतना जीरो, मतलब 1 सेकंड तो ये बहुत छोटा, उतार लेंगे। चलिए जब करें ये रिएक्शन कैसा होता है? आयनिक। तो जब भी आप आयनिक रिएक्शन देखोगे तो समझना ये रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। यूजुअली इसका जो आप स्टडी है वो आसानी से नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, AgNO3 को जब NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे, कैसे पता चला आयनिक है? सबको पता है, AgNO3 NaCl
केटायन एनायन, केटायन एनायन, ये केटायन इसके साथ भागेगा, ये वाला इसके साथ भागेगा, तो आपको क्या बन जाएगा बोलो, AgCl बनेगा प्लस का NaNO3 बनेगा। इसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते थे, यदि क्लास 10th में आप पढ़े होंगे तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो सबसे खूबसूरती है कि उसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, तो AgCl आपका पीपीटी देगा व्हाइट कलर का, ध्यान दीजिएगा। AgCl को लेके भागा NaNO3 का, मतलब इधर का केटाइन इधर का एनाइन, इधर का केटाइन इधर का एनाइन। ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है। और हम कुछ बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कभी पूछे वेरी फास्ट रिएक्शन कौन होगा, तो जो आयनिक रिएक्शन देखिएगा उसको टिक कर दीजिएगा, यस या नो, यस बिल्कुल। नेक्स्ट और सर कुछ, बिल्कुल है यार, BaCl2 को यदि हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी केटाइन एनायन, ये किसको लेके भागा इधर, ये किसको इधर, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा बोलिएगा, BaSO4 बनेगा प्लस का 2HCl। और सबको पता है BaSO4 भी पीपीटी देता है व्हाइट कलर का, ठीक। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, आयनिक रिएक्शन है, कैसे पता चला, केटाइन एनायन, यस, ठीक। और ये आयंस में टूटेंगे, जब इसको वाटर में डालेंगे या एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, ये आयंस में टूटते हैं ना। चलिए, ये आपका BaSO4 ये पीपीटी देगा, ये पीपीटी देगा, तो ये आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, यस यस। कोई दिक्कत बाबू नहीं, चलिए ठीक। नेक्स्ट आप और भी सोच सकते हैं, जब एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है, बेस के साथ। सपोज HCl एसिड है और ये NaOH बेस है, ये भी आपको आयनिक रिएक्शन है, कैसे पता चला, HCl टूटता है H+ और Cl- में, NaOH कैसे टूटता है Na+ और OH- में, ध्यान दीजिएगा, H+ और Cl-, Na+ और OH-। केटाइन एनायन में टूटा, आयनिक रिएक्शन है, बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये किसके साथ भागा, इसके साथ, ये किसके साथ, इसके साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा, सॉल्ट NaCl प्लस का H2O। और यह रिएक्शन जो है कोई ये दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मगर यह एग्जांपल में पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हैं, बिकॉज NaCl इज सोल्यूबल इन वाटर। NaCl क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, घुल जाता है, इसलिए यह सेपरेट नहीं होता है रिएक्शन में। क्लियर बाबू, तो हम लोग अभी क्या पढ़े, वेरी फास्ट रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे बोलो, आयनिक रिएक्शन, कैसे पहचानेंगे, आयनिक रिएक्शन आर बोलो यूजुअली वेरी फास्ट रिएक्शन, यस यस, ये मैंने कुछ लिया है ना एग्जांपल, इसको उतार देंगे, ओके चलिए उतारिए। नेक्स्ट बाबू अपन देखेंगे मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट आपका देखेंगे मॉडरेट रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, मॉडरेट रिएक्शन, बताइए क्या था मॉडरेट रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट करने में क्या होगा, एक नॉर्मल स्पीड के साथ होगा, ना तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा और ना तो ज्यादा स्लो रिएक्शन होगा, उसको क्या कहेंगे, मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं दीज रिएक्शन प्रोसीड, मतलब यह रिएक्शन होता है विथ मिजरेबल रेट, मिजरेबल बोलिएगा रेट, दिस रिएक्शन प्रोसीड एट विथ मिजरेबल रेट एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा, ये आपका प्रोसीड करेगा विथ मेजरेबल रेट, मतलब सिंपली इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यूजुअली देखा जाता है ये जो रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, क्या होता है बोलो, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस रिएक्शन प्रोसीड विथ मेजरेबल रेट,
मतलब इसको मापने योग्य रेट के साथ होगा, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा ना तो बहुत ज्यादा स्लो होगा। इसी को क्या कहेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। और यहाँ से लिख सकते हैं बुलेट डाल के, क्या बोलो, these reaction are mainly, बोलो क्या बोले थे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। ठीक, देखिएगा दिस रिएक्शन आर मेनली क्या लिखे, मॉलिक्यूलर। चलिए दिस टाइप ऑफ ना, ठीक, चलिए ठीक। चलो अब क्यों होता है ऐसा, जान लीजिएगा क्यों। तो जितने बॉन्ड्स टूटने में टाइम लगते हैं, कुछ ना कुछ टाइम इसके बॉन्ड्स को टूटने में लग जाते हैं, और कुछ जब न्यू आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तभी क्या होता है, न्यू बॉन्ड को बनाने में लग जाते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इन दीज रिएक्शन, बोलो, ओल्ड बॉन्ड of reactant, बोलो, broken, टूटता है, and new bond of product form। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, किसके बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनेंगे। तो पहले बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, फिर बॉन्ड बनेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और उसी टाइम में अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, लिखिए। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 जानते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर के साथ ऐसा कुछ OOH ऐसा बताते थे ना। दिस रिएक्शन क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा कुछ था, ठीक। चलिएगा इसमें क्या होता है, बोलो, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हैं कितना, -1, ये बोले थे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 +1, यस। तो H2O2 जब टूटता है तो यह बनता है H2O और प्लस का O2, कितना है, 2 दूना 4, यहाँ ऐसा होता है। क्लियर, ये देख सकते हैं। ये आपका किसका एग्जांपल है, बोलो, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन का है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ क्या, ये बोलो, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का डिकम्पोजिशन। ये N2O5 है, ये डिकम्पोजिशन होगा, ये N2O4 में डिकम्पोज होता है, साथ में O2 में। यदि यहाँ पे ये 2 कर दें, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूना 4, क्लियर। बचे कितने, ये देखो, इसको इधर कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। ये आपका एग्जांपल हो गया, कुछ कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, और भी बहुत सारा आपका एग्जांपल होगा इसका, उसके लिए आपको ज्यादा ये नहीं करना है ना। चलिए ठीक। और केमिकल काइनेटिक्स इसको स्टडी करता है, इसी को कर सकता है ना। केमिकल काइनेटिक्स इसी को क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या पढ़ लिया, 2 तरह के रिएक्शन पढ़ लिए, है ना। एक मॉडरेट टाइप का, एक वेरी फास्ट रिएक्शन, एक मॉडरेट टाइप का। अभी क्या पढ़ेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट वेरी स्लो रिएक्शन, तुम लोग को तो पता है वेरी स्लो मतलब बहुत धीरे धीरे। क्या करेगा, ये महीनों लग जाएंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो लिखोगे, दी रिएक्शन, है ना, प्रोसीड वेरी स्लोली
slowly and takes months to complete। ध्यान दीजिएगा, these reaction proceed very slowly and takes months to complete, महीनों लग जाता है कंप्लीट होने में, समझे आपको, है ना। और इस रिएक्शन को भी हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन को भी हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई दिक्कत, एग्जांपल लिख सकते हैं, बोलिएगा कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग उसी को कहते थे, रस्टिंग ऑफ, बोलो रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन का रस्टिंग हम लोग करते हैं तो उसमें देखिए कि महीनों लग जाते हैं, आयरन का रस्टिंग वगैरह होगा तो लेयर क्या होता है उसके ऊपर से आपका रेडिश ब्राउन कलर गायब होगा, आएगा, है ना, और Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये तुरंत में नहीं होता है, पानी आया, फिर मॉइस्चर आया, एसिड का फॉर्मेशन हुआ सरफेस पे, फिर इरोजन होगा, है ना, और फिर आपका क्या होगा, रेडिश करके फ्लैकी टाइप का पाउडर वगैरह का फॉर्मेशन वहां पे होगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, बोलो, अगला एग्जांपल और लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब ऐसे देखो, फॉर्मेशन ऑफ H2O, पानी का बनाना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ H2O by H2 and O2 at normal condition, है ना, of temperature and without catalyst। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप H2O को बनाते हैं H2 और O2 के साथ नॉर्मल कंडीशन में, टेम्परेचर वगैरह को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं और बिना कैटेलिस्ट का, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ये तुरंत में नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी आप क्या लिख सकते हो, एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2O, है ना, H2O बाय किससे, H2O2 से, इजी वे में नहीं बनता है। इसके लिए कौन सा आप देख सकते थे, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह प्रोसेस वगैरह होगा, उतार लेंगे, उतारिए, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो हमने 3 चीज कंप्लीट किया। वेरी फास्ट रिएक्शन, सुन लो ध्यान से, रिएक्शन 3 तरह का, वेरी फास्ट, मॉडरेट, स्लो। पहला बोले वेरी फास्ट कौन रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन होता है। एग्जांपल आपको मैंने कुछ दिया, आयनिक रिएक्शन पहचानने का तरीका कैटायन एनायन। सेकंड मैंने आपको बोला, बोलिए क्या बोला, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको, जिसमें देखेंगे दोनों पार्ट जो है वो नॉन मेटल वाला ही है ना, मॉलिक्यूल्स ही उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, वो कैटायन एनायन में नहीं टूटेगा। तो क्या देख रहे थे, H2O2 था, नॉन मेटल वगैरह था, है ना। और यूजुअली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो मॉडरेट टाइप का वो होगा। उसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड किसके टूटेंगे, रिएक्टेंट के, नए बॉन्ड किसके बनेंगे, प्रोडक्ट के। यस। और लास्ट में आपको क्या बोला, वेरी स्लो रिएक्शन, वो रिएक्शन जो बहुत टाइम ले लेता है कंप्लीट होने में, उसको स्लो रिएक्शन। जैसे महीने, 10 दिन, 15 दिन, ये भी आपको स्टडी करना बहुत आसान नहीं होगा, टिपिकल होता है। यस। नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अब रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ये चीज हमको समझना पड़ेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज होने में जो टाइम लगेगा, या सिंपल कर सकते हो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में या यूनिट टाइम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, यूनिट टाइम में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट टाइम मतलब 1 घंटे में हो, 1 मिनट में हो, 1 सेकेंड में हो। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो यूनिट टाइम में जो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा उसी को क्या कहेंगे, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम
प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नॉर्मली हम पॉजिटिव है ना देते हैं। यहां से लिख सकते हैं, बोलिएगा द चेंज in concentration of reactant or product, the change in concentration of reactant or product per unit time, the change in concentration of reactant or product per unit time, पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग बताएंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, चिंता न करें। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बोलो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सिंपली मान लीजिए हमारा कोई ए है, ए से ये आपका बी बन रहा है। ए वाला पोर्शन हमारा क्या होगा? वो रिएक्टेंट होगा, और बी वाला पोर्शन हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। जब हम शुरुआत में t बराबर 0 टाइम की बात करें, जस्ट हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, t बराबर 0 टाइम की बात करें, जब हमने जस्ट रिएक्शन को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम लोग A का कुछ मोल लाए होंगे। मान लीजिए हम 10 मोल लाए A का, और जैसे एक बार बाजार से मछली लाए तो तुरंत मछली नहीं ना बनेगा, टाइम लगेगा ना। तो शुरुआत में A 10 मोल लाए और थोड़े देर के बाद ये बनेगा ना B। तो शुरुआत में जब ये 10 होगा तभी B कुछ भी बना नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली जब हम किसी को लेके आते हैं, सिंपल यदि आप शरबत बनाने जाते हैं तो चीनी को लाते हैं, पानी को लाते हैं, नींबू को लाते हैं। समझिएगा, ये रिएक्शन नहीं हो रहा फिर भी हम बता रहे हैं। चीनी को, पानी को और नींबू को लाते हैं, पास लाया, मिलाया, मिलाने के बाद कुछ टाइम बाद आपको शरबत मिलेगा। यस, कुछ टाइम बाद आपको शरबत मिलेगा। क्लियर? तो t बराबर 0 जब शुरुआत में लाएंगे तो A रिएक्शन का 10 मोल 0, और मान लो t बराबर 5 सेकेंड के बाद इसका जो कंसंट्रेशन बचता है वो मान लो 5 बचा। कितना बचा बाबू बोलो दिल से, कितना बचा? 5। आपको ये नहीं देखना है भैया, ये 5 बचा। सपोज मान लो ये 5 मोल बना, जरूरी नहीं कभी 10 मोल भी बन सकता है, कुछ वो अपना अपना है भाई। इसका मास पे तो डिपेंड करता है ना कि इसका मास के हिसाब से मोल कितना होगा। मास कंजर्व होता है, मोल कंजर्व थोड़ी होगा। यहाँ पे मोल तो बढ़ घट सकता है ना भैया, क्यों नहीं घट सकता है ना। ठीक, इसका 5 मोल t बराबर 5 सेकंड के बाद इसका 5 मोल, इसका कितना होगा? 5 मोल। ध्यान देना बना, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होगा? रिएक्टेंट खत्म होगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। और जब t बराबर 10 सेकेंड की बात करेंगे तो हो सकता है यह हमारा लगभग 0 हो जाए और ये कुछ बन जाए। क्लियर? तो धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता है? हमारा घटते जाता है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। रिएक्शन में रिएक्टेंट आपका धीरे धीरे घटता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कब? व्हेन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, जिसमें जो फ्लो होगा रिएक्शन का वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। किधर? बोलो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मगर यदि इरिवर्सिबल होगा, सॉरी रिवर्सिबल होगा, तो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। और यदि उसमें भी इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, जो हम लोग पढ़े थे पहले, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जिस स्पीड से
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाता है, तभी तो ऐसा नहीं कर सकते दोनों खत्म होगा। मगर नॉर्मली इरिवर्सिबल रिएक्शन का जब बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये 10 ये 0 t बराबर 5 सेकंड के बाद कुछ इसमें से घटेगा और यहाँ पे धीरे धीरे बनना शुरू होगा। बोलो हाँ या ना, दिल से बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ, चलो ठीक। अब आप हमसे बोलिएगा सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हम बोले आपको देख लो बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, बताइएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम बटे क्या लिख सकते बोलो, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके जो है ना बटे टाइम टेकन टू चेंज, है ना, जो उसको टाइम टेकन है ना टू कंप्लीट द रिएक्शन, जो भी है टाइम टेकन। क्लियर। अब एक चीज बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बटे टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन कितना होगा उसको देख लीजिएगा। क्लियर। ठीक, या इसी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टाइम, बात बराबर है, चेंज इन टाइम। ठीक, रख करो इधर। सपोज उतार लिए ना भैया, उतार लेना यार। सपोज देखिएगा हमारा क्या था, ए से बी जा रहा था, T बराबर 0 पे इसकी कंसेंट्रेशन थी 10 मोल, ये शुरुआत में 0, T बराबर 5 सेकंड के बाद ये मान लो 5 हो गए हो और ये भी 5 हो गया। हम इसी टाइम पे कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, ए और बी के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है, उसके लिए आप टेंशन मत ले, मगर पॉजिटिव होगा। यस, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे आप एक ही कर सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ए और बी के रेस्पेक्ट में अलग हो सकता है, मगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक ही होगा। ठीक, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बोलो आर बराबर क्या है, बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इस वाला पॉइंट को हम C1 कर सकते हैं, इसको C2 कर देते हैं। ये शुरुआत का, ये बाद का कंसंट्रेशन, ये शुरुआत का, ये बाद का कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का था चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब शुरुआत का, सॉरी क्या होता है, फाइनल माइनस का इनिशियल। कभी भी रेट क्या होता है, फाइनल माइनस का इनिशियल, मतलब C2 माइनस का C1 बटे दिस टाइम इज T2 एंड दिस टाइम इज T1, तो T2 माइनस का T1। क्लियर है बाबू, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1, या यहाँ R निकालिएगा, क्या आएगा, C2 5 था, ये आपका 10 था, बटे T2 5 था, माइनस का 0 था, आपका आ गया माइनस का 10 डिवाइडेड, सॉरी माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 5, यहां से आप कर सकते हैं माइनस का 1 मोल, है ना, पर सेकेंड, जो भी है। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले केस में हम आगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्लस होता है। हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसलिए आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस, इसका वैल्यू माइनस, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। यस या नो, बोलो यस या नो। यस, चलिए। दूसरा, यदि यहां पे आप रेट ऑफ रिएक्शन देखिएगा बाबू, तो R बराबर, यहां पे हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन में हम बता रहे हैं, यहां क्या कीजिएगा, C2 माइनस का C1, यहां भी T2 माइनस का T1, तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो क्या आ गया, बोलो
C2 5 माइनस का 0 बट्टे बोलो T2 5 माइनस का 0, दिस इज 5 बट्टे 5 बराबर बोलो तो 1 मोल पर सेकेंड। यस बच्चा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कोई आगे माइनस नहीं लगाए, यहां हमने माइनस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरा ऑलरेडी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। यस यहां हमने क्या लगाया, माइनस लगाया, तो यहां से आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे उसमें माइनस प्लस दोनों देंगे। एक माइनस तब यूज करेंगे जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू किसका निकालिएगा, बोलिए रिएक्टेंट का, और जब प्रोडक्ट के हिसाब से निकलेगा तब वहां पे क्या होगा, बोलो बाबू, कोई माइनस देने का आवश्यकता नहीं होगा। समझने के लिए इसको उतार सकते हैं तो उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम और आगे की काम को करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, समझ गए होंगे कि यूनिट टाइम में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हुआ उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ठीक, चलिए यहां से लिख सकते हैं आर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डी मतलब चेंज, डीसी बटे डीटी, डीसी बटे डीटी, सी मतलब चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे चेंज इन टाइम। तो जानिएगा आर रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, डीसी, सी मतलब कंसंट्रेशन, डी मतलब चेंज, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टी मतलब टाइम और डी मतलब चेंज, चेंज इन टाइम। अब यहाँ क्या देखे थे हम लोग कि जब प्रोडक्ट के हिसाब से बना रहे थे तो यहाँ प्लस, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमको क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था ना, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, तो इसके लिए जब प्रोडक्ट के हिसाब से बनाते थे तो यहाँ प्लस लिखने का कोई आवश्यकता नहीं था, मगर जब रिएक्टेंट के हिसाब से किए तो आगे क्या लिखना पड़ा था, माइनस, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे, बोलो आर बराबर डीसी बटे डीटी, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे चेंज इन टाइम, ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। भाई कब लेंगे, कब लेंगे बोलो, अब प्लस साइन कब लेंगे, जब आप किसको रेफर कर रहे हो, प्लस साइन कब लेंगे, जब आप किसको रेफर कर रहे हो, प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना, और माइनस साइन से कब लेंगे, जब आप रेफर किसको कर रहे हो ना, रिएक्टेंट के हिसाब से। यहां से लिख सकते हैं प्लस साइन, साइन टैक व्हेन वी रेफर, बोलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रेफर करते हैं फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। यदि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए किसको रेफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो हमेशा प्लस ही लेंगे, क्योंकि आपका वैल्यू प्लस आ रहा था, देख लिए होंगे, और माइनस साइन टैक व्हेन वी रेफर रिएक्टेंट, है ना, फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में जब रिएक्टेंट को लेंगे तब आपका ये हो गया। कोई दिक्कत बाबू, बोलो बाबू, बोलो 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 बोलो, नहीं चलिए उतार लें, चलिए ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, आपने क्या देखा, यदि कोई रिएक्शन जब होता है ए से बी बनता है तो t बराबर 0 टाइम में इसका कुछ अमाउंट 10, ये 0, t बराबर 5 सेकेंड में ये 5, ये 5, t बराबर मान लो 10 सेकेंड में ये 7 हो गया, सॉरी 7 नहीं हो सकता ना, ये घटेगा ना, ये 3, ये मान लो 7, कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं, दोनों को जोड़ने से मोल बराबर हो जाएगा, मास कंजर्व होगा। t बराबर 15 सेकेंड में मान लो ये 1, ये 9 कर दिए ऐसा, तो आप क्या देख रहे हो कि ऊपर से नीचे क्या देख रहे हो, बोलो रिएक्टेंट लगातार, रिएक्टेंट इधर वाला पोर्शन कौन है, रिएक्टेंट है, इधर वाला पोर्शन कौन है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार डिक्रीज होता है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का होगा डिक्रीज करेगा, और बोलो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस
ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन या ड्यूरिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट क्या हो जाती है, घटती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको रब करें, समझ गए होंगे। इसके लिए एक छोटा सा हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ये कंसंट्रेशन वर्सेस क्या है, टाइम का। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, बताइए। दिस इज t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 0 पे कुछ कंसंट्रेशन होगा, सपोज इतना कंसंट्रेशन है, t बराबर 0 पे इतना कंसंट्रेशन है, क्लियर है ना, इतना t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन इतना है, और धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। t बराबर 0 पे, ध्यान दीजिएगा, t बराबर 0 पे 0 से कंसंट्रेशन उठा और ऐसे करके ऐसा चला गया। अब इसको पहचानने के लिए भाई आखिर ये ग्राफ किसका है, आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले t बराबर 0 पे, ये t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन इतना, t बराबर 5 सेकंड पे इतना, t बराबर 10 सेकंड पे इतना, t बराबर 15 सेकंड पे इतना, t बराबर 20 सेकंड पे इतना। तो आप लगातार क्या देख रहे हो इस ग्राफ में कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये कंसंट्रेशन का एक्सिस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी मात्रा घट रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे कौन घटता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट घटता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कौन घटेगा, प्रोडक्ट घटेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं t बराबर 0 पे इतना, t बराबर 5 सेकंड पे इतना, t बराबर 10 सेकंड, सोच सकते ना, t बराबर 0 पे इतना, t बराबर 5 सेकंड पे इतना, t बराबर 10 सेकंड पे इतना। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे ये t बराबर 5 सेकंड पे, t बराबर 10 सेकंड पे, तो आप क्या देख रहे हैं भैया कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये हमारा कंसंट्रेशन इतना, यहाँ कंसंट्रेशन इतना। तो आप क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में, कौन से ग्राफ में, इसमें, कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इधर से इधर टाइम क्या होगा बोलो, बढ़ेगा, इधर से इधर कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रहा है। रिएक्टेंट में उल्टा होता था, शुरुआत में 0 था, 5 सेकंड में 5 हो गया, 6 सेकंड में 7 हो गया, टाइम जैसे जैसे बढ़ते गया कंसंट्रेशन बढ़ते गया। तो आप क्या देखिए t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे पहचानने का तरीका, कभी भी t बराबर 0 पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपका कितना होगा, 0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मान लो यार t बराबर कितना होगा, 5 सेकंड, तो t बराबर 5 सेकंड पे देखो ऐसे देख लीजिए, ये आपका हो गया। t बराबर 10 सेकंड पे देखो ये हो गया। तो क्या देख रहे हो, t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन 0, t बराबर 5 सेकंड पे कंसंट्रेशन इतना, t बराबर 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन इतना। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं इस वाले ग्राफ में, ध्यान दीजिएगा, इस वाले ग्राफ में क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इधर से इधर टाइम बढ़ रहा है, इस वाले ग्राफ में क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब टाइम के एक्सिस में जा रहे हैं, कंसंट्रेशन घट रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, देखो ना, यहाँ से यहाँ गए, टाइम बढ़ा होगा, टाइम बढ़ा, यहाँ टाइम और बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 तो कुछ नहीं था, यहाँ आए टाइम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन इतना हो गया, यहाँ आए टाइम बढ़ गया और बढ़ गया तो कंसंट्रेशन इतना हो गया, यहाँ आए टाइम और बढ़ गया तो कंसंट्रेशन इतना हो गया। तो क्या देख रहे हैं, इस वाले ग्राफ में टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ बोलो प्रोडक्ट। किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट का, सॉरी ठीक प्रोडक्ट। और बोलो, और ये क्या होता है, शुरुआत में ज्यादा कौन होता है, रिएक्टेंट, और टाइम जैसे जैसे घटता है खत्म हो जाता है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ बोलो रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया, ये रिएक्टेंट का ग्राफ होगा। उतार लीजिएगा भाई, उतार लीजिए, ठीक है, समझ में आया बाबू, बिल्कुल आने चाहिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, फिर आपको उसी में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स का, जो भी रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये सबको पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका अपना चैनल TLA द लक्ष्य एकेडमी केमिस्ट्री, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले दिन लेक्चर नंबर 2 लेकर के। समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी।
नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना ना भूले। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7739555506 पे पूछना ना भूले, और कॉलिंग नंबर है 8709399508, है ना। आप कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हैं, और बोलिए मैसेज कर करके भी डाउट पूछ सकते हैं, है ना। आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले लेक्चर लेके, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय बाय।